हेलो, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस शोक जूलॉजी क्लासेस के 117वें एपिसोड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे gills of freshwater fishes have special chloride cells which excrete salts, absorb salts, excrete urea and all. हम लोग वाटर के चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रेश वाटर फिशेज और मैराइन फिशेज दोनों में ये अंतर हो जाता है उसको रेगुलेशन के लिए। तो इसका आंसर है एब्जॉर्ब साल्ट्स, क्योंकि फ्रेश वाटर फिशेज में हमेशा बाहर से पानी अंदर आता रहता है और उनमें यूरिन फॉर्मेशन उसी हिसाब से ज़्यादा होता रहता है। तो उस यूरिन के साथ पानी के लॉस के साथ अधिक साल्ट्स का लॉस ना हो जाए, इसके लिए इसमें साल्ट एब्जॉर्बिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्लोराइड सेल्स कहते हैं। दूसरा, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हार्मोन ACTH, ADH, LH एंड सोमैटोट्रोफिन। The answer is ADH, antidiuretic hormone or vasopressin of the posterior pituitary. Uricotilic excretion is an adaptation for, हम पढ़ चुके हैं कि जलीय प्राणियों में या तो वो पूरा का पूरा एमिनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं या अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। एम्फीबियंस और मैमल्स में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें उसके साथ तुलनात्मक रूप से कम पानी का लॉस होता है। रेप्टाइल और बर्ड्स में जीरोफिटिक या जीरोजोइक एडेप्टेशन के लिए अधिक पानी को बचाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, तो ये यूरिकोटिलिक होते हैं। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए है यूरिकोटिलिक एक्सक्रीशन। तीसरा सी, वाटर कंजर्वेशन। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाई glycolysis, ornithine cycle, Krebs cycle, nitrogen cycle. The answer is B, ornithine cycle. What is the chief nitrogenous waste in mammals? Amino acid, ammonia, uric acid, urea. Answer is urea. D. In kidney, glucose is mainly absorbed in Henle's loop, PCT, DCT and Bowman's capsule. Answer is PCT, proximal convoluted tubule. The term hematuria is used to describe internal bleeding, blood in urine, blood cancer, blood poisoning. Answer is B, blood in urine. Ornithine, an amino acid, is found as an intermediate of urea synthesis, as an intermediate of methionine metabolism, as a major fraction of the connective tissue in bile salts. The answer is as an intermediate of urea synthesis. आगे फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, ADH influences water permeability in PCT, DCT, collecting tubule, both A and B. Answer is B, DCT, distal convoluted tubule. Which one of the following part of waste substances is removed from blood in ornithine cycle? Ornithine cycle में क्या चीज़ रिमूव होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, CO2 एंड यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया, CO2 एंड NH3, यूरिया एंड सोडियम साल्ट। 10वां सी द आंसर, CO2 और NH3। दो मॉलिक्यूल NH3 के और एक मॉलिक्यूल CO2 मिलकर के यूरिया बनाते हैं। एक्सक्रीशन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स removal of all byproducts during catabolism, removal of
ducts during anabolism, removal of nitrogenous waste, throwing out excess water. इसमें both A, C and D is correct. Removal of all byproducts during catabolism भी सही है, removal of nitrogenous waste भी सही है, throwing out excess water भी सही है, इसलिए E आंसर है। Maximum amount of water from the glomerular filtrate is reabsorbed in PCT, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, and distal convoluted tubule. Answer is A, PCT. About 100 ml per minute glomerular filtrate बनता है, जिसमें से 80 ml के करीब PCT में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी कम ज़्यादा जो है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ADH के प्रभाव से DCT से रीअब्जॉर्ब होता है। Which one of the following in real sense is not an excretory activity? Giving out CO2, passing out fecal matter, sweating, removal of urea. एक्सक्रीशन की परिभाषा ये है कि कोई भी चीज़ जो मेटाबॉलिज्म के बाद बने और वेस्ट है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड पास होता है वो कभी ब्लड में गया, इन्हीं सेल्स में नहीं गया, और वो तो सीधे सीधे एलिमेंट्री कैनाल से ही बाहर चला गया, इसलिए वो एक्सक्रीशन नहीं है। इन ह्यूमन यूरिया इज फॉर्म्ड इन यूरेटर, लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। द आंसर इज लीवर। टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण करता है, जिसमें दो बातें हैं। पहली बात तो नर्वस सिस्टम की बनावट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के विभिन्न पार्ट, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इन सब का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन, जो कि मैसेज को लाने ले जाने के लिए ही एडॉप्टेड है। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी पूरी साइंस इस बात पर बेस है कि किसी भी चीज़ के बारे में यदि हम उसकी जांच करने के लिए हमारे पास उपकरण हैं तो हम उसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन यदि उपकरण नहीं है तो हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाता, हम जांच नहीं कर पाते हैं। 1951 के पहले ये तो हम लोग सोचते थे कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो मस्तिष्क तक संदेश जाता है और वहाँ से जो संदेश लौट करके आता है जिससे हम रिएक्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे नर्व फाइबर से होकर के जाने वाला संदेश बिजली के धारा की तरह से होना चाहिए। लेकिन अब हमारे घर में यदि बिजली आ रही है कि नहीं तार में, तो हम कैसे जांच करते हैं? टेस्टर लगाते हैं। यहाँ पर मुश्किल ये था कि जो जैसे एक रस्सी बहुत से पैरेलल रनिंग थ्रेड से मिल करके बनी होती है, तो वैसे ही नर्व फाइबर बहुत सारे नर्व सेल्स और उनके एक्सॉन से मिल करके बनी होती है, जिनकी थिकनेस ह्यूमन बीइंग में 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होती है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो बिजली की धारा चलती है वो मिली वोल्ट के लेवल की होती है। मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। नॉर्मली हम मोबाइल और ये टॉर्च के सेल वगैरह में 5-10 वोल्ट का करंट दौड़ता है। मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। इसकी जांच कैसे हो? और एक और बात ये कि नर्व एक्सॉन्स इतने पतले होते थे 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन, तो उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। लेकिन 1951 में कार्टज, हेल्महोल्ट्ज, बर्नहार्ड, कुछ वैज्ञानिकों ने 3 आविष्कारों को एक साथ मिलाया। पहली बात तो ये कि आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि ऑक्टोपस के ग्रुप में, समुद्र में जो पाए जाते हैं ऑक्टोपस, उन्हीं के ग्रुप में एक एनिमल होता है जिसका नाम है
या स्क्विड, SQUID। और स्क्विड में जो एक्सॉन होता है, जाइंट एक्सॉन, उसकी थिकनेस 1500 माइक्रोन होती है। तो शुरू में नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी पे जितने भी रिसर्चेज होते थे इसी स्क्विड जाइंट एक्सॉन पे होते थे, क्योंकि इसको हैंडल करना आसान था। दूसरी एक और बात, उसके लिए इलेक्ट्रोड भी तो बहुत छोटा होना चाहिए, और बहुत छोटा इलेक्ट्रोड कैसे बनाएं हम, टेस्टर या इलेक्ट्रोड कैसे बनाएं? तो इसके लिए ग्लास माइक्रोपिपेट बनाया जाता है, जैसे पाश्चर पाइपेट। पाश्चर पाइपेट बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे एक ग्लास की ट्यूब है, जैसे हमारी डॉट पेन की रिफिल है उस तरीके से उतनी मोटी, और उसको बीच में हम बर्नर पे गर्म करते हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, जिस अदरवाइज एक जगह गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे रोटेट करते करते जब हमें लगता है कि बिल्कुल वो पिघलने वाला हो तो उसको ऐसे खींच देते हैं, तो बीच में बालों जैसे मोटा हिस्सा बच जाता है और इस तरीके का बन जाता है, तो इसको कहते हैं पाश्चर पाइपेट। तो साइंटिस्ट ने ऐसे पाश्चर पाइपेट बनाया जिसका टिप डायमीटर 1 माइक्रोन था। फिर एक और चीज़, एक तीसरी खोज हुई, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO का एक उदाहरण, जैसे हमारे जो टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है या जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, ये सब जो है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के एग्जाम्पल हैं। तो CRO एक ऐसी चीज़ है जिसके कुछ मॉड्यूल्स जो हैं मिली वोल्ट के करंट चेंज को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब स्क्विड जाइंट एक्सॉन मिल गया, और स्क्विड जाइंट एक्सॉन में काफ़ी मोटा था और उसमें दोनों तरफ जो है एक इलेक्ट्रोड लगा, इस तरीके का ग्लास माइक्रो इलेक्ट्रोड, जिसमें अंदर इसके 0.3 मोलर KCl सॉल्यूशन भर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया स्क्विड जाइंट एक्सॉन में थोड़ी दूर पर, और उसको एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से जोड़ दिया। थोड़ी दूर पर एक स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस का मतलब क्या है? बाहरी वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो हमारे शरीर में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सके, एनी चेंज टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ एलिसिटिंग ए रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। तो जैसे आप किसी चीज़ से छू दें, गर्म चीज़ से छू दें, ठंडी चीज़ से छू दें या दबाएं, तो इसको स्टिमुलस कहते हैं। तो जब स्टिमुलस दिया गया थोड़ी दूर पर, और स्क्विड जाइंट एक्सॉन में जिसको बीच में CRO एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की से जोड़ दिया गया, तो तुरंत उसके बाद सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की निडल में इधर 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 डिफ्लेक्शन हुआ। और कभी भी आप जानते हैं कि किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दें हम और उसकी निडल में डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ रहा है। तो इन बातों से 1950-51 के करीब में ये पता चला कि वास्तव में हमारे नर्व फाइबर से होकर के जो संदेश जाता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल करंट होता है। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, यहाँ इसकी स्पीड कम होती है। फिर भी तो आइए सबसे पहले हम सबसे निचली इकाई जो नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जो सेल हैं नर्वस सिस्टम में संदेश को लाने ले जाने के लिए स्पेशलाइज्ड, वो भी नॉर्मल सेल हैं, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस एक चीज़ होती है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। और दूसरी बात, संदेश को रिसीव करने के लिए और संदेश को आगे ले जाने के लिए इसमें कुछ विशेष रचनाएं हैं। आइए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें कि न्यूरॉन में सामान्य सेल की 3 पार्ट हो जाते हैं न्यूरॉन में। एक तो सामान्य सेल की तरह से एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें संदेश को ग्रहण करने के लिए
एक या एक से अधिक प्रोसेस होते हैं। ये जैसे इधर से संदेश आ रहा है तो जिसको डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहते हैं। एक लंबा सा हिस्सा होता है जो संदेश को आगे ले जाता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं। अब इस एक्सॉन, जैसे कोई भी बिजली का तार होता है तो उसमें क्या होता है, तार के चारों तरफ जो है प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा रहता है। तो यहाँ पे भी इंसुलेशन लगा रहता है इसकी, एक तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए और दूसरा उसमें करंट जो है लीक ना हो। तो इसके चारों तरफ जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे श्वान सेल कहते हैं, SCHWANN श्वान सेल्स। और ये श्वान सेल की कोटिंग भी दो तरह की होती है। जैसे हमारी उंगली पे हल्की सी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन या हैंडीप्लास्ट की बैंडेड लगा देते हैं। और जब ज़्यादा बड़ी चोट लगती है तो क्या करते हैं कि हम बैंडेज लेकर के उसके चारों तरफ कई बार लपेट लेते हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, दो स्थितियाँ हैं। या तो कुछ नर्व फाइबर्स, नर्व एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो श्वान सेल है बस जॉनसन एंड जॉनसन के बैंडेड की तरह से एक बार लिपटी हुई है। ये सामान्यतः लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं और हायर एनिमल्स के भी कुछ नर्व एक्सॉन्स ऐसे हैं। बाकी हायर एनिमल्स के जो अधिकांश नर्व एक्सॉन्स हैं उसमें क्या होता है, जैसे बैंडेज है तो बैंडेज की तरह से ये जो श्वान सेल की कोटिंग है वो नर्व एक्सॉन के चारों तरफ कई बार लिपटी हुई रहती है, जिसे कहते हैं माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। तो जिनमें माइलिन शीथ होता है ऐसे नर्व एक्सॉन्स को माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है उसे अनमाइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। एक और बात, सपोज आपके हाथ पे जरा ज़्यादा लंबा सा कट लग गया है और जो आपका बैंडेज है उसकी चौड़ाई पट्टी कम है, तो क्या करते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे एक बैंडेज हम यहाँ लगा दें, एक बैंडेज यहाँ लगा दें, एक बैंडेज यहाँ लगा दें। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि एक श्वान सेल ने तो यहाँ पे पट्टी की तरफ से लगा हुआ है, दूसरा श्वान सेल यहाँ है, इस तरीके से कई श्वान सेल की पट्टी है। अब इनमें माइलिन शीथ के बगल बीच में जो गैप है, इस गैप को इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम पर नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा है इसे इंटरनोड कहते हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व सेल्स हो सकते हैं। तो जहाँ एक नर्व सेल का एक्सॉन खत्म हुआ उसके बाद जो दूसरे नर्व सेल का डेंड्रॉन शुरू हुआ, तो बीच की जो खाली जगह है इसे साइनैप्स कहते हैं। और साइनैप्स के जस्ट पहले जो नर्व एक्सॉन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ कई शाखाओं में, महीन शाखाओं में बट जाता है, जिन्हें टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और टीलोडेंड्रिया के बाद गोल सी बटन जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें कहते ही हैं टर्मिनल बटन्स। और इन टर्मिनल बटन्स में कुछ थैलियाँ होती हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा रहता है, एसिटाइल कोलिन। नर्व सेल में दो और विशेषताएं हैं। एक तो नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होता है, अतः नर्व सेल्स एक बार बन जाने के बाद वो डिवाइड नहीं होती, विभाजित नहीं होती। बाकी सारे एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम के विभाजन से सेल डिवीजन की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं है, अतः ये डिवाइड नहीं हो सकती। एक और विशेष बात, नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें निसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जो कि जिनके बारे में अभी कंट्रोवर्सी है कि ये क्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या मेमोरी के लिए जिम्मेवार हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन वगैरह रिलीज होता है उसमें शायद इनका योगदान है। एक और बड़ी मज़ेदार बात, कुछ नर्व एक्सॉन्स में कभी कभी बगल में भी एक ब्रांच निकल जाती है जिसको कोलैटरल कहते हैं। और ये कोलैटरल्स जो हैं एक दूसरे से मिल करके एक जाल जैसा संरचना बनाते हैं जिसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन भूल भुलैया की तरह से होते हैं, जो सामान्य रास्ता है उससे अलग है ये। तो इनका काम ये है कि जैसे सपोज एक, अभी हमें मान लीजिए मच्छर ने काटा
और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमने क्या किया कि हमने ऐसे उसको किया उस जगह पे। तो लेकिन उसके बाद हम भूल गए। अब ये इस बात की मेमोरी हमारे मेमोरी में रह गई। हो सकता है कि 1 महीने के बाद हम मान लीजिए ऐसे बैठे हैं और ऐसे ही एक मच्छर ने काटा और उस समय में याद आ गया कि अरे उस दिन भी हम बैठे थे ऐसे ही मच्छर ने काटा था। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है कि वो भूल भुलैया है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिकल करंट कैसे पास होता है, इसके बारे में हम लोग फिर अगले टर्न पे बात करेंगे।